सो अमर जी विल स्टार्ट. येस सर. गोकर्ण सर येस सर. जे गुरुकुल जीवन घ्यायचे, तर त्यांची आम्हाला होय. शिकवण आहे, प्रार्थनेने सुरुवात करायची ते. सो येस येस. हमने भी ये सेशन जो है वो प्रार्थना से शुरुआत की, और ये सारी जो चीज है इनका मोटिवेशन जो है वो बिकॉज ऑफ गोकर्ण सर. अशोक गोकर्ण जी ने ओके. मुझे बोला था कि हाँ. कभी ना कभी तो राजेश हमें ये गुरुकुल आगे बढ़ाना है. तो वही लेकर, वही एक उनका बात सुनकर हमने ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है. ऑनलाइन से एक अच्छा हुआ है कि सारे लोग जुड़ जाते हैं और यस. उसी के माध्यम से एक सीख मिलती है. यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, लेकिन जो भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो वो एक इंस्टीट्यूशन है. ये मेरा मानना है कि हर एक यस. डेवलपमेंट ऑफिसर एक इंस्टीट्यूशन है. उसके पास जो है, यस. हाँ, वो सिखा सकता है. तो डेवलपमेंट ऑफिसर को जो जिस चीज सिखा सकता है वो दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है. यस. भले गोपीनाथ जैसे महान गुरु है हमारे यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, यस. उनकी बात थोड़ी अलग है. लेकिन बावजूद उसके डेवलपमेंट ऑफिसर जो डेवलपमेंट ऑफिसर को बता सकता है, यस. वो कोई और नहीं बता सकता है. ये मेरा मानना है. और यस. उसके हिसाब यस. से ये रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम हमने जानबूझ के शुरू किया, क्योंकि रिक्रूटमेंट सारे समस्याओं की जड़ है. तो हमारा पहला शनिवार बिल्कुल. जो होता है वो रिक्रूटमेंट के लिए होता है. तीसरा शनिवार जो होता है वो रिक्रूटमेंट के लिए होता है. दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार हमारा एजेंट्स के लिए होता है. यस. नेक्स्ट सैटरडे जो है वो सांगली का एक बहुत बड़ा एजेंट है जो सीओटी एजेंट है, उसका सेशन होने जा रहा है. और यस. भवानी जी हमसे जुड़े हुए हैं. भवानी जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. भवानी जी आपका चेहरा दिखाओ जरा प्लीज. सो हमारे जो रिक्रूटमेंट वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भवानी सर जी एवरी सैटरडे एजेंट्स के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं यूट्यूब चैनल पे के ऊपर. तो वो मैं अभी इमीडिएट शेयर यस. करूंगा, रिक्रूटमेंट ड्राइव जो अपना ये है. तो आप अपने एजेंट्स को वो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मार्च महीने के बिल्कुल. हिसाब से भवानी जी ने वो प्रोग्राम सेट किया है. और यस. सबसे बड़ी बात तो ये है, सराहनीय बात तो ये है कि आज भवानी जी का ये शतक वीर का प्रोग्राम है, मतलब शतक होने जा रहा है इस प्रोग्राम का. तो ये बहुत बहुत. बड़ी बात है. भवानी जी, भवानी जी आपका चेहरा तो दिखाओ प्लीज. दर्शकों को आपका चेहरा दिखाओ. अब हमेशा अंधेरे में रहते हो. प्लीज कम. भवानी जी के लिए जोरदार तालियां. भवानी जी, आपका ये, आपको बहुत बहुत शुभकामना हमारी कि आपका यस. ये यस. शतक वीर का जो प्रोग्राम है, मैं अभी इमीडिएट वो इसमें डाल दूंगा रिक्रूटमेंट ड्राइव पे. तो सारे डेवलपमेंट ऑफिसर को प्रार्थना है कि आप अपने एजेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए, और 9 बजे उनका प्रोग्राम रहेगा यूट्यूब पे. तो अपने एजेंट्स को जरूर बोलिएगा कि वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए. सो विद दिस अमर जी, आज आप यहाँ पर उपस्थित है और 93 एजेंट्स आपने अपॉइंट किए हैं लॉकडाउन के दरमियान. ये बहुत यस. बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, कि एक बंदा ये कर सकता है. आप नगर के थे, वहां से आपने ट्रांसफर लेके बीड में लिया है, और बीड जैसे एक क्षेत्र में आप इतना सारा काम कर रहे हैं. और वो आपने जो जिस तरीके से मुझे बताया कि फेसबुक या डिजिटल माध्यम से आपने बहुत सारे एजेंट्स रिक्रूट किए हैं. आपने मुझे पीपीटी भेजी थी, लेकिन मैंने जानबूझ के शेयर नहीं की, क्योंकि फिर उसका उत्साह निकल जाता है. लेकिन मैं अभी इमीडिएट वो शेयर करने वाला हूँ रिक्रूटमेंट यस. में, ताकि लोग वो भी देख सकते हैं और यस. आपका ये सेशन भी एंजॉय कर सकते हैं. तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करते हुए आपको ये डायस पे बुलाना चाहूंगा कि आप इस डायस पे, इस मंच पे जोत से जोत जगाते चलो, यहाँ पर आप शामिल हो जाए. और मेरा नंबर जरा प्लीज नोट डाउन कीजिए, 8779648886. 8779648886. रिक्रूटमेंट ड्राइव में अगर आपको शामिल होना है, उस ग्रुप में शामिल होना है, ऑलरेडी 4 ग्रुप हो चुके हैं, तो आप जरूर संपर्क कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. अमर जी, द डायस इज योर्स नाउ. आज की शाम अमर ओके. जी के नाम. ओके. ओके. बहुत बहुत शुक्रिया सर. शुरुआत से मैं कहना चाहूंगा सर कि मैं आप दोनों का, राजेश सर और भवानी मीना सर, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस टिमटिमाते दिए को आपके जोत से जोत जगाते चलो इस कार्यक्रम के योग्य समझा. इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं. साथ में जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं. इसके साथ ही जो कुछ मैं आज हूं, इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं. उसमें ये है मेरे एग्रीकॉज फ्रेंड्स जितने हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. मेरी बैच 2006 की है. जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मेरे संकट के समय में
इंस्पिरेशन दिया, सपोर्ट दिया, मदद की, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे सुपर 30 के जो मेंबर्स हैं औरंगाबाद डिवीजन के, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे ब्रांच कलीग है, जैसे पांडे साहब है, शिशिर धनोड़े है, अनुराग जी जैन है, प्रताप जी जोगदंड है, उर्मिला मैडम है, इन सब के बदौलत मैं जिस मुकाम पे हूँ, इनके सबके ब्लेसिंग, सपोर्ट या हेल्प की वजह से ही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनका सब शुक्रगुजार करना चाहूंगा। बाद में आउट ऑफ डिवीजन भी बहुत सारे लोग हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन, कंटिन्यूस इंस्पिरेशन देते रहे ये लोग। सर, मैं कार्यक्रम से शुरुआत में ही कहना चाहूंगा कि मेरी हिंदी थोड़ी 19-20 है, और मेरी एक हॉबी है, मुझे जोक सुनाने की आदत है। तो मैं स्टार्ट करूंगा जोक से और लाइटर नोट। एक बार एक कवि सम्मेलन रहता है, और उसमें एक कवि जो है वो अपनी कविता सुनाते रहता है। एक बंदा वहां गलती से चला गया, और वो सुन रहा था कि मंच पे बैठा कवि कह रहा था कि डिब्बे पे डिब्बा, तो उसके सामने वाला कह रहा था डिब्बे पे डिब्बे पे डिब्बा। और जो प्रेक्षक बैठे थे वहां पे, ऑडियंस बैठी थी, वो सब वाह 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 कर रहे थे। तो इस बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आया, बोले इसमें इसमें कविता की क्या बात है। फिर तीसरा बंदा कहता है डिब्बे पे डिब्बे पे डिब्बे पे डिब्बा। तो फिर तो उसे सहा नहीं गया, तो वो पड़ोसी से पूछता है कि अरे भाई, इसमें कविता की क्या बात है। तो भाई साहब, आप कविता छोड़िए, इसकी डेयरिंग देखिए, इसकी भाव देखिए, बोले डेयरिंग का। तो दोस्तों, मैं शुरुआत से आपको कहना चाहूंगा कि जो भी है, मेरे शब्द के पीछे के भाव को समझो। हो सकता है मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन इसीलिए, और जैसे राजेश सर ने बताया कि ये पूरा पैन इंडिया ग्रुप है, तो इसमें मैंने ये एहतियात बरता है कि जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, और जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो मतलब बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोलूंगा। तो ये साउथ वालों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, और नॉर्थ वालों के लिए या सभी लोगों के लिए इजी रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको लिख लेना कुछ नहीं है, आप आराम से सुनिए। मैंने जानबूझ के पीपीटी जो है वो थोड़ी लंबी चौड़ी बनाई है। आप जब मुझे लगता है कि इस पे बात होनी जरूरी है, मैं उसी पे ज्यादा बात करूंगा, बाकी मैं स्किप करते चलते रहूंगा। ठीक है। ओके। राजेश जी, मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। आप बता देना आ गई। ठीक है। एक बात और रह गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि दोस्तों, जो कार्य राजेश सर और भवानी सर कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कार्य है। जैसे ये निस्वार्थ रूप से ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। लोग, आप समझ सकते हो, अगर आप यही अगर ट्रेनिंग लेते प्रोफेशनल ट्रेनर से, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते, उसके साथ आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत पड़ती। लेकिन ये सब आपको घर बैठे मिल रहा है। तो इसलिए मैं इन दोनों को जो ये प्रोग्राम है, इसके लिए, इसके सुनहरे भविष्य के लिए भी यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी की ओर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, यस। और भवानी जी को स्पेशल सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। यस सर। यस यस। आपका शेयर तो हो गया है, दिख रहा है। दिख रहा है सर? या यस। ओके ओके, थैंक यू आप सर। सिर्फ पीपीटी आपका चालू कीजिए। पीपीटी नहीं दिख रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, शुरू किया मैंने। अच्छा ओके, फिर से शेयर करता हूँ सर, एक मिनट। हम्म। दिख रहा है सर? अब हो सकता है थोड़ा टाइम ले। राजेश सर या भवानी सर, क्या पीपीटी दिख रहा है? ओपन नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, उसको ओपन ओपन नहीं हुआ है अभी तक, उसको ओपन करो। ओके ओके। अच्छा सुनना, वो एक गोपाल कासेट करके आएगा, उसको अंदर लेना जूम में।
नहीं नहीं, एक मिनट। अभी ओपन हो गया। हो गया। यस सर, दिख रहा है सर? अब यस, परफेक्ट एकदम। ओके, चलो, वेलकम वंस अगेन। आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों, ये टाटा नैनो की एक टैगलाइन थी, खुशियों की चाबी। तो जो भी मैं आज कहूंगा उसके लिए मैंने एक टाइटल सोचा था, मिशन रिक्रूटमेंट खुशियों की चाबी। ये कैसे है, ये हम पूरी पीपीटी में देख लेंगे। जो पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा वो ये पॉइंट्स है। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है अमर पंडित राफापाल। मेरा एजुकेशन है एमएससी एग्री, बीएससी एग्री और एमएससी एग्री मैंने परभनी में किया है। मेरी एंट्री जो है ओपन मार्केट से है, 2006 की बैच है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2006 से लेकर 2014 तक मैं पूना 1 के तहत, पूना प्रथम के तहत अहमदनगर 2 ब्रांच में काम किया करता था। मेरा जामखेड़ हेडक्वार्टर था। तो मैंने 1 सितंबर 2014 को बीड ट्रांसफर लिया, जो कि मेरा नेटिव है। और जैसे अभी मैंने बताया, हालांकि शुरुआत ही उससे की है। हॉबीज जो है वो क्रिकेट देखना और जोक सुनना और सुनाना। जैसे राजेश सर ने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, हमने तो इनको 2-3 बार सुना है और ये क्या नया कहने वाले आज। बिल्कुल सही है। फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, जैसे राजेश सर का जो ये जर्नी है पूरा, जोत से जोत जगाते चलो, कि जो भी बंदा है जो डल बैठा है उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। अगर ये कर सकता है, अगर इतनी डाउन पोजीशन से ये आदमी उठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, जब मैं कहूंगा कि मैंने किया या मैं ऐसा था, मैं अब ऐसा हूं, तो इसका मतलब यही है, सिर्फ यही एक वजह है कि आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, इसकी यही एक वजह है। कृपया ये समझ लीजिए। सर, मैं एक टर्निंग पॉइंट बताना चाहूंगा मेरे प्रोफेशनल लाइफ का। मैं जैसे आपको बताया 2006 में मैंने ज्वाइनिंग थी, 2014 तक मैं अहमदनगर 2 ब्रांच में था। और मेरा एक समय था कि मेरे पास 65 एजेंट थे। आईबी भी अच्छा कमा लिया था। मेरे ख्याल से 2010 में मेरा मैक्सिमम था। फिर बाद में ऐसा हो गया कि मेरी शादी हो गई 2013 में, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ट्रांसफर लेनी चाहिए। तो जैसे मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे ट्रांसफर लेनी चाहिए, जो मेरी टीम थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और महज मेरे पास 16 एजेंट बच गए। तो एक दिन तब के जो एसडीएम साहब थे, जगजम्पी साहब, उनका एक दौरा था अहमदनगर 2 ब्रांच में, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी डीओ की, सभी डीओ की ब्रांच के। और उनका एक टिपिकल स्टाइल था कि जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर सबसे कम रिक्रूटमेंट करता है या ऑन रोल उसके सबसे कम एजेंट है, उसको वो सेंटर पॉइंट बनाते थे उस मीटिंग के लिए, और मतलब उससे रिलेटेड बात करते थे। तो हालांकि उनकी पहली मीटिंग हुई 954 ब्रांच में, जो अहमदनगर में ही है। और हमने दोस्तों से पूछ लिया था कि सर, नए एसडीएम साहब है, उनका तौर तरीका कैसे है मीटिंग कंडक्ट करने का वगैरह। तो जैसे उन्होंने बताया तो मुझे ये शक होने लगा कि अब इस बार मेरी बारी है। तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि अब मुझे गालियां सुननी पड़ेगी। तो वैसे ही हुआ। जैसे हमारे ब्रांच मैनेजर सर ने उनके पास कागजात दिए परफॉर्मेंस के, और जैसे उन्होंने देखा कि मेरे सिर्फ 16 एजेंट से 16 एजेंट है मेरे पास, तो उन्होंने कहा ये अमर फपाल कौन है। तो मैंने पीछे से हाथ ऊपर किया, सर मैं हूँ। बोला तो खड़े रहो, बोले 2 मिनट। मैं खड़े रहा। जैसे मैं खड़ा रहा तो मुझे तो आसार दिखाई देने लगे कि क्या होने वाला है। तो मैंने थोड़ी गर्दन झुका दी। तो उन्होंने कहा, क्यों भैया, क्या दिक्कत है तुम्हें, हमारे एंड से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या आपको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। तो फिर ये क्या है, 16 एजेंट क्या है, इतने कम एजेंट क्यों है। हालांकि तब तक मैंने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दिया था और मैं मन से बिड़ा आ चुका था। हालांकि मेरी ट्रांसफर नहीं हुई थी, लेकिन मन से मैं बिड़ा आ चुका था। तो फिर मैंने कहा, जब वो ज्यादा बोलने लगे तो मैंने कहा, सर मैंने आई हैव अप्लाइड फॉर ट्रांसफर। जैसे उन्होंने ये कहा, हालांकि मैंने इसलिए कहा कि सर ज्यादा ना बोले, मतलब वो सब्जेक्ट वहीं पे स्टॉप कर दे, इसलिए बोला था। लेकिन जैसे मैंने ये बोल दिया तो वो और गुस्से से बोल उठे कि
I'm always ready to leave you because you are a liability to me and my division. But who is going to accommodate you? तो ये बहुत बहुत दर्दनाक बात रही मेरे लिए, और मैं उस रात पूरी रात सो नहीं सका कि ठीक है हम बुरे हो सकते हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि लोगों को इतना बुरा लगे। तो उस रात ठान लिया कि फिर नहीं, जो अगर ट्रांसफर लेने के बाद जो करना है वो बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, जो भी करना है वो रिकॉर्ड ब्रेक काम करेंगे। और हुआ ही ऐसे सर, बीड ब्रांच की जो ब्रांच है 983, वहाँ रिनोवेशन चल रहा था नए ब्रांच का और कंप्लीट हो चुका था, और तब के जो जेडएम साहब थे शाह सर, वो आने वाले थे उसके उद्घाटन के लिए। और तब मैंने करीबन मेरे ख्याल से 2-3 महीने में 40 एजेंट बना दिए थे। और मेरे दूसरे एसडीएम साहब थे औरंगाबाद डिवीजन के, नायक सर, प्रशांत नायक सर, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वो जेडएम साहब के पास ऐसा किया कि सर ये नया बंदा आया है, पुणे से आया है, और सर इसने आते ही 40 एजेंट रिक्रूट कर दिए हैं, तो ये हमारे डिवीजन के लिए एक अच्छा एसेट बनेगा। तो राजेश सर, मैं समझता हूं कि ये मेरी जर्नी थी, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जर्नी फ्रॉम लायबिलिटी टू एसेट। दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आप जीरो से फिर अगर मैं चल सकता हूं तो आप क्यों नहीं, ठीक है। ये राजेश सर ने आपको भेजा ही था। सिंस 1 सितंबर 2014 से 300 एजेंट रिक्रूट कर चुका हूँ। नवंबर 2018 से एसबीए भी हूँ, ये फाइनेंशियल में 130 प्लस। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी एक एजेंट मतलब स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिलअप किया हुआ है आज भी एक एजेंट का। तो टोटल एजेंट्स रिक्रूटेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर 93 है, मतलब ये पास हुए एजेंट है। जैसे आपको बिल्ड योर टीम पता है, उसमें वेस्टर्न जोन टॉपर रह चुका हूँ वो कंपटीशन में। अभी फिलहाल एजेंट्स ऑन रोल 132 है और लेटेस्ट कॉस्ट रेशियो जो है वो 5.13 है। हालांकि सर राजेश सर, जैसे मैंने हिस्ट्री देखी कि जो जितने भी बड़े लोग यहाँ पे आके गए हैं, या फिर मेरे भी जो कलीग है जिनका इससे भी बढ़िया शानदार काम है, तो मुझे साईं बाबा का वो गाना याद आ रहा है, करते तो तुम हो बाबा, नाम मेरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये इससे भी बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, सिर्फ आप आज आपने मुझे मौका दिया, ये डिफरेंस है। ये हमें नाज क्यों होना चाहिए LICN होने पे, या हमें डीओ होने पे क्यों नाज होना चाहिए? दोस्तों ये बहुत इत्तेफाक की बात है कि हमें किसी भी चीज की अहमियत सिर्फ 2 वक्त समझ में आती है। एक होता है वो चीज मिलने से पहले, और दूसरी होती है वो चीज खोने के बाद। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, उसी तरह से। लेकिन अगर आप आपके इस प्रोफेशन LIC के या फिर डीओ प्रोफेशन के एडवांटेजेस देखोगे तो वो अनपैरेलल है। इसलिए मैंने यहाँ पूछा है कि आपका कोई भी दोस्त, चाहे वो पुलिस में हो, रेवेन्यू में हो, बैंकिंग में हो, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो, थोड़ा सा मन में सोच लीजिए कि जो बेनिफिट्स मैं ले पा रहा हूँ इंक्लूडिंग फ्रीडम, या सभी को काउंट कीजिए कि वाकई वो बंदा ले पा रहा है। हो सकता है वो पैसा थोड़ा ज्यादा कमाता हो, आपको तो कोई लिमिट ही नहीं है, हो सकता है उसका और एक आधा पहलू ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ जितने बेनिफिट्स है हो सकता है उसको आप पैसे में गिन सकते हो, किसी चीज को आप पैसे में नहीं गिन सकते हो। आप सोच कर देखिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट वाले को अगर CL डालनी है तो उसको कितनी मगजमारी करनी पड़ती है ना? तो उसकी फ्रीडम की वैल्यू तब उसको समझ में आती है। तो क्यों नहीं हम ये कर पा रहे, हम क्यों नहीं पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे? तो इसकी मैं समझता हूँ जो वजह है वो है कि क्यों अपना क्लियर नहीं है, इसलिए कैसे करना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब क्यों क्या हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है या कितना बड़ा हो सकता है, ये फिर एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूंगा। ये मेरा सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा एग्जाम्पल है। हो सकता है कि बहुत लोगों को जैसे मैं फोटो दिखाऊं PPT की, तो उनको याद आ जाए कि ये किसके बारे में है। राजेश जी से हम मराठी में भजी कहते हैं, आप पश्चिम महाराष्ट्र में भजी कहते हैं, हम भजे कहते हैं, और मान लो पकोड़े कहेंगे हम लोगों के लिए समझने के लिए, पकोड़े एक ही। सर मैं एक मतलब ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ इस पे आधारित, ये पकोड़े के ऊपर। एक छोटा बच्चा रहता है जो 7वीं क्लास में पड़ोस के गांव को जाता रहता है, और उसको वो जो अप डाउन है वो बस से किया करता था। तो अप डाउन करते टाइम पे
वहां पे एक स्टॉप रहता है जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर को फ्री में पकौड़े मिलते थे, और वो बच्चे को वो बहुत पकौड़े पसंद थे, लेकिन उसकी परिस्थिति इतनी गरीब थी कि वो नहीं ले पाता था। लेकिन जैसे वो देखता कंडक्टर को, तो देखता सोचता कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा, कंडक्टर क्यों बनना है, क्योंकि मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। तो वो मन में मन सोचता कि मुझे कंडक्टर बनना है। तो धीरे धीरे उसने फिर वो कंडक्टर से दोस्ती कर ली और उससे पूछने लगे कि सर मुझे आपके जैसे बनना है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो कंडक्टर को भी लगा चलो हम भी बहुत अच्छे आदमी हैं, कुछ लोगों को तो लगता है हम कंडक्टर होने चाहिए। तो उसने कहा बेटा ये बहुत मुश्किल होता है, इसको आपको 10वीं क्लियर करनी पड़ती है तब जाके ये मिलता है। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा। इत्तेफाक से वो इतना अच्छा पढ़ाई कर लेता है कि उसके स्कूल में वो फर्स्ट आता है। अब अभी भी देहातों में ये रिवाज है कि जब कोई बंदा फर्स्ट आता है तो गांव का सॉरी जो तहसील का जो तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है उसके हाथों से उसका फेलिसिटेशन रखा जाता है। उसी प्रकार इसका भी एक फेलिसिटेशन नायब तहसीलदार के हाथों रखा जाता है, और गांव के जो मुखिया है, जो हेडमास्टर है, जो इसके मास्टर जी है, वो सभी उसको कहते हैं कि कल तहसीलदार साहब आने वाले हैं, तो तू क्या करना कि कल सुबह मत आना, तू हॉल्ट के लिए पहले ही आ जा। तो वो कहता है ठीक है। तो जैसे देखता है कि उसके जो आदर्श मूल्य है, हेडमास्टर जी है, गांव के मुखिया है, या फिर इसके जो भी बाकी सर लोग हैं, ये सब एक कार्यक्रम में जुटे हुए कि कल के जो प्रमुख अतिथि है उनका स्वागत कैसा होगा, उनका सम्मान कैसे होगा, उनको कौन रिसीव करने आएगा, उनको चाय कौन पिलाएगा, उनका नाश्ता कौन करेगा, वगैरह वगैरह। तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि जो कल आने वाला बंदा है वो शायद बहुत बड़ा होगा, कंडक्टर से भी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वहां तो पकौड़े तो है ही, लेकिन जो मान सम्मान मिल रहा है वो तो बहुत बढ़िया हो रहा है। मीनवाइल उसका फेलिसिटेशन हो जाता है। फिर वो जब विदा होते हैं प्रमुख अतिथि तो उनसे बात करता है कि सर मुझे आपकी पोस्ट पता नहीं कौन सी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बताइए कि क्या मैं आपके तरीका बन सकता हूँ क्या। तो बिल्कुल बन सकते हो, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है। तो वो फिर ग्रेजुएशन में लग जाता है, उनका नंबर ले लेता है, और धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन होते खत्म होने तक उनको फिर से कांटेक्ट करता है। और इत्तिफाक से, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेता हूँ, इत्तिफाक से वो बंदा जब लास्ट ईयर में होता है तो वो तहसीलदार साहब से पूछता है कि सर अब मैं लास्ट ईयर में हूँ, क्या करना है। तो वो बताते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम महाराष्ट्र की, एमपीएससी क्या है, ऑप्शनल क्या है, वगैरह वगैरह सब बता देते हैं। वो बंदा इतना पढ़ाई कर लेता है सर कि वो पूरे महाराष्ट्र में उनकी बैच में नंबर 1 रहता है। उनका नाम है विजय कुमार फड़। ये मेरे परभनी में आए थे और इन्होंने ये स्टोरी खुद की बताई थी जब वो वहां पे डिप्टी कलेक्टर करके पोस्टिंग हुई थी उनकी तब। और उन्होंने कहा कि दोस्तों मैं आज भी बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि जो मैं आज कुछ हूं, जिस मुकाम पे हूं, ये सिर्फ ये पकौड़ों की वजह से। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि अगर ये खाने की चीज एक आदमी की जिंदगी बदल सकती है, तो दोस्तों राजेश सर जैसे लोग जो हमारे लिए इतने अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने कीमती लोगों को, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एसबीए हो, या एजेंटों को बुला रहे हैं, तो क्या ये हमें इंस्पिरेशन नहीं देंगे। ये बहुत फनी पार्ट है। देखिए हालांकि मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर है, लेकिन जो अपने लिए बहुत क्रूशियल ये स्लाइड है कि हमारा जो ड्यूटी है, जो रोल है, ये है टू रिक्रूट एजेंट्स, टू ट्रेन देम, टू प्रोक्योर द बिजनेस थ्रू देम। लेकिन गजनी की तरह हम हर बार भूल जाते हैं कि हमें रिक्रूट भी करना है ना। एक बार बिजनेस आने लगता है तो हम भूल जाते हैं कि रिक्रूटमेंट की क्या जरूरत है। मैं ये फास्ट फॉरवर्ड लेता हूँ, क्वालिटीज नीडेड, जहां मुझे लगेगा वहां मैं स्टॉप कर गया। ये बतौर, आप डेवलपमेंट ऑफिसर छोड़ दीजिए, लेकिन बतौर एक इंसान आप क्या है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बिजनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कीपिंग गुड रिलेशनशिप विद पीपल। अगर आप बतौर इंसान अच्छे हैं तो आप डीओ अच्छे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों जब भी मैं कहता हूं कि लीडर, पॉलिटिकल लीडर, तो हमारे मन में एक घृणा उत्पन्न होती है, लेकिन उनसे भी सीखने जैसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एम्बिशियस होना।
आपने देखा होगा कि अगर वो ग्राम पंचायत का सदस्य भी है तो ख्वाब देखता है आमदार के, एमएलए के, एमपी के, है ना। तो एम्बिशियस होना, ये इनसे आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। दूसरा है ये बहुत आशादायी होते हैं, बहुत बहुत आशादायी, है ना। स्वीट टंग रहती है, नेटवर्क वाइड रहता है और लोगों को हर्ट नहीं करते, ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी। हाँ, हमेशा चीयरफुल रहो, क्योंकि ऐसी कहावत है चाइनीज में कि अगर आप चेहरे पे मुस्कान नहीं रख सकते तो आपको शॉप नहीं खोलनी चाहिए। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, अब आते हैं यहाँ पे व्हाई टू रिक्रूट, हमें क्यों रिक्रूट करना चाहिए। क्या हमें पता नहीं क्यों करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन हम देख लेते हैं। ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे अभी हमने अपनी ड्यूटी देखी, तो पहला रोल है रिक्रूटमेंट, है ना। दूसरा है टू एनकैश ट्रिमेंडस वैक्यूम इन नियर फ्यूचर एंड पोजिशनिंग आवरसेल्व्स इन अ बेटर वे। आप देखो, आपकी ब्रांच के बारे में 2 मिनट के लिए सोचो कि आपके ब्रांच में आगे 2-4 साल में कम से कम 2-3-4 डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसे होंगे जो रिटायर होने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है एलआईसी में, तो आपको इसकी जगह लेनी चाहिए, है ना। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से लेनी चाहिए ये जगह, इसलिए आपको रिक्रूटमेंट करना है। आप देख रहे दिन ब दिन अपनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अगला वेज रिवीजन ड्यू है, तो इस हिसाब से भी हमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अपनी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करने के लिए करना चाहिए, ग्रेडेशन का इम्पैक्ट कम करने के लिए भी हमें करना चाहिए। और बहुत बार हम देख लेते हैं कि टीम, एक आधे बंदे की डीओ की टीम कम होती है, 20-30 एजेंट ही होते हैं, लेकिन काम करने वाले 1-2 ही होते हैं। किसी भी कारणवश अगर वो 2 चले गए तो वो पूरा सेटबैक उसको सहन करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए भी हमें रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि अगर आप रिक्रूट करते हो और नया बंदा अगर अच्छा काम करने लगता है, तो आपके जो पुराने एजेंट है वो अपने आप अच्छा काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए टू हैव हेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट एग्जिस्टिंग एजेंट्स, ये भी बहुत आवश्यक है। अब सीनियर डीओ ने भी क्यों रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ये भी मैं बता रहा हूँ। आपको अपनी जो मदरली इंस्टीट्यूट है एलआईसी, उसको अब बैक देने की जरूरत है, इसलिए आपको रिक्रूटमेंट करनी है। दूसरा है कि ऐसी रिक्रूटमेंट करते रहनी चाहिए, ये बैटन आपको नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाना है, एक आदर्श उदाहरण छोड़ जाना है जूनियर्स के लिए। दूसरी बात, अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, है ना। और रिटायर विथ प्राइड एंड गिविंग होल हार्टेडली, इसलिए भी आपको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। और सबसे बढ़िया, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये पूरे पीपीटी में अगर कौन सी स्लाइड आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तो मुझे लगता है यही स्लाइड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी अमंगस्ट टॉप 3 इन ब्रांच डिवीजन जोन रैंकिंग इन एनबी परफॉर्मेंस, you must have to be amongst top 3 in recruitment for at least 5 years continuously. In other words, the fundamental key is, if you take care of recruitment for next 5 years, all the parameters of success in our profession will automatically fall in the respective places. दोस्तों, ये हमारे डिवीजन में हम खुद अनुभव कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त है राजेश भिलाई करके, अंबेजोगाई ब्रांच के, वो पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट में अमंगस्ट टॉप 3 है। आज वे एनबी में, मतलब नंबर ऑफ पॉलिसीज में नंबर 1 पे है। तो मैं आपको उदाहरण के साथ ये प्रूव कर सकता हूं, और आप भी देख सकते हैं कि जो भी बंदे आज टॉप कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो आपको यही सोच रखनी होगी कि कम से कम आपको 5 साल रिक्रूटमेंट करनी है, तब जाके आप आराम से टॉप 3 में चले जाओगे, ठीक है। अब इसके लिए माइंडसेट क्या होना है जरूरी है, वो देख लेते हैं। अगर ये करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे मैंने अभी ये फंडामेंटल की बताई, वो अपने को बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली फोकस करना पड़ेगा उस पर। और सबसे बढ़िया, अगर वो कंटिन्यूस आपके दिमाग में है तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज फॉलो हो जाएगी इससे। जो अपना रिक्रूटमेंट है, बहुत बार हमें रिक्रूटमेंट की
तभी मतलब तभी सूझता है जब कोई कंपटीशन आता है या फिर बिजनेस नहीं होता है, तभी हम रिक्रूटमेंट की तरफ चले जाते हैं। यानी हमारे लिए रिक्रूटमेंट एक सीजनल एक्टिविटी है, जैसे सेल वगैरह होता है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ रेगुलर फेनोमेना फॉर अस। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, माय फ्यूचर मस्ट नॉट बी डिफाइंड बाय माय पास्ट परफॉर्मेंस बट इट हैज टू बी डिफाइंड बाय माय potential, and the crucial part is that I can increase my potential at will and at any time. Hence, from here onwards, set the goal of recruiting at least one agent per fortnight. Let's do it from this moment. मैं बड़े शान और सम्मान के साथ दो मेरे कलीग, डिवीजन के कलीग जो है उनका नाम लेना चाहूंगा। मेरे जो दोस्त है गणेश जी वारद, जिनका ऑलरेडी यहाँ प्रोग्राम हो चुका है। दोस्तों उनके पास मेरे ख्याल से पिछले साल 8 एजेंट थे। आज आप देख रहे हैं वो भारत के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर है एज फार एज रिक्रूटमेंट गोज। मोर देन 134 एजेंट्स उन्होंने रिक्रूट किए। और उनके दोस्त जो है नंद कुमार जी मुंडे, उन्होंने भी 90 से ज्यादा एजेंट रिक्रूट किए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा जो पास्ट है वो डिफाइन करे मेरा फ्यूचर, है ना। तो ये लाइव एग्जाम्पल है। और सर मैं बताऊं कि मेरी भी जर्नी जो शुरू हुई है वो उनके परफॉर्मेंस से ही शुरू हुई है, ये साल की लॉकडाउन की, और वो भी लॉकडाउन के समय में उन्होंने इतना रिकॉर्ड किया है। अब ये सब बातें समझने के साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है हमें रिक्रूटमेंट करना है, फिर हम क्यों कर नहीं पाते। जैसे अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डायग्नोसिस करता है पहले, है ना। तो हम थोड़ा डायग्नोस करेंगे कि हम रिक्रूट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या क्या वजह हो सकती है, पॉसिबिलिटी। एक है सीडो कॉम्प्लेसेंसी, कि बहुत बार ऐसा होता है कि चलो मेरे पास एक अच्छी टीम है, क्वालिटी टीम है। बहुत बार ये शब्द बहुत धोखा देता है, क्वालिटी टीम। मेरे पास क्वालिटी टीम है और मैं खुश हूं इस पर, तो मुझे जरूरत नहीं है रिक्रूटमेंट की। अब समय बदलने में देर नहीं लगती दोस्तों, ठीक है। तो ये सीडो कॉम्प्लेसेंसी आपको बिल्कुल सहायता नहीं पहुंचाएगी, ठेस पहुंचाएंगी। दूसरा है फेल टू डील विद कोर ड्यूटी। आप देखते होंगे कि हम जब ऑफिस में जाते हैं तो सभी काम जो एक हट होता है अपना कि सभी काम मैं ही करूंगा, चाहे वो पॉलिसी सर्विसिंग का हो, चाहे वो क्लेम का हो, चाहे वो सरेंडर का हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनबी का हो, मैं ही करूंगा। ऐसा क्यों? जब आप ये नहीं करते हो, ये आप पूरे एब्सॉर्ब हो जाते हो उसमें, ये अनप्रोडक्टिव कामों में, तो जो प्रोडक्टिव करने के लिए समय ही नहीं मिलता। आप इतने थक जाते हो, और मतलब ये सब वो कोलू के बैल की तरह है। मतलब उसने जर्नी तो बहुत बड़ी कर ली, लेकिन वहीं के वहीं रहा। एट द एंड ऑफ द डे जब हम देखते हैं कि हमने किया क्या आज, अगर मैं नहीं भी आता तो कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ था मेरे से। तो ये एक बहुत बड़े सोचने वाली बात है। आप थोड़ा सा साइड में रख के इस पे बहुत चिंतन मनन कर दीजिएगा। और देखो दोस्तों, अगर आप मान लो एक असिस्टेंट रखते हो, 5,000 6,000 में असिस्टेंट आएगा। हो सकता है राजेश जी आपके यहाँ मुंबई में थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिव वर्क के लिए स्पेस देगा। और मैं आप जितने भी पार्ट्स में उनको इतना कम कभी नहीं समझता कि वो जितना भी प्रोडक्टिव वर्क मिलेगा, हो सकता है आप एक दिन के प्रोडक्टिव वर्क में भी इतना शेड्यूल प्रीमियम लाए कि उसका पगार आप आराम से निकाल सके साल का, ठीक है। तो ये भी तय करना होगा आपको कि एक कम से कम एक असिस्टेंट रखे, या फिर मैं अनप्रोडक्टिव काम मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है, या ना के बराबर कर दूंगा। तीसरा है फियर ऑफ फेल्यूर। Failure at various stages of recruitment left a very bitter taste towards recruitment, which in turn causes not to recruit further. अगर आप किसी बंदे को पूछेंगे कि यार रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया, नहीं यार एक बार 5 बिठाए थे, साले 4 फेल हो गए। तब 4 जो फेल हो गए उनका हाल क्या है, वो बेहाल होंगे, लेकिन उनके बेहाल से ज्यादा मेरा बेहाल हो गया, क्योंकि मैंने वो बिटर टेस्ट माउथ में अभी भी लेके रखा हूं, जिसकी वजह से मैं और रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत बार ये भी रीजन देखने को मिलता है अपने को। ये बहुत कीमती पॉइंट है दोस्तों, कि अगर मान लो आपको एक नो इंक्रीमेंट मिलता है या 1 डिक्रीमेंट मिलता है, और जो लॉन्ग टर्म में जाके आपका 5-6 लाख का नुकसान आपको झेलना पड़ता है, इसका अगर अल्टीमेटली आप रूट कॉज देखोगे तो वो एक ही है, वो है लैक ऑफ रिक्रूटमेंट। दूसरा है एटीट्यूड। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी।
ये मेरे बस का काम नहीं है, या मैं नहीं करूंगा। ये खासकर उन दोस्तों के लिए है जो पीडीओ है, जो अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं 1 साल की सैलरी लूंगा फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक भ्रम रहता है हमें कि आज का जो बिजनेस है वो फॉरएवर ऐसे ही रहेगा, तो मुझे रिक्रूटमेंट की जरूरत ही क्या है। तो ये भी बहुत डेंजरस है। और जो मैक्रो फैक्टर्स है, ये तो अब पहले फैक्टर जो थे वो कम से कम वो अपने कंट्रोल में तो थे, लेकिन ये जो मैक्रो फैक्टर्स है जो अपने कंट्रोल के बाहर है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, IRDA के रूल्स एंड रेगुलेशन है, या LIC मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी जो फ्रीक्वेंट चेंजिंग पॉलिसीज है, इससे हमारे में उदासी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, है ना। और चौथी बात है, हाँ यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूँ। तो दोस्तों आप ही सोच लो, अगर आप नहीं कर पाते हो और नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है, तो उससे जो नुकसान झेलना पड़ेगा उससे तो कम आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ना। तो ये भी बहाना नहीं चलेगा कि फॉर नॉन IB अर्नर्स इट इज वेरी टफ टू रेज फंड्स, व्हाइल फॉर IB अर्नर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अलोकेट सेपरेट फंड्स फॉर रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं है कि जिसको IB नहीं मिल रहा वो ऐसा कह रहे सोचेगा। हो सकता है IB जो मिल रहा है वो भी कहता है कि यार मैं अलोकेट नहीं कर पाता हूँ, सेपरेट से नहीं निकाल पाता हूँ। तो ये भी एक रीजन है हम क्यों नहीं रिक्रूट करते इसके बाद। और दोस्तों ये खासियत अपनी केडर की है, आपने देखा होगा कि एक ब्रांच में एक DO करोड़ में कमा रहा है और एट द सेम टाइम्स उसी ब्रांच में एक DO अपनी कॉस्ट मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अपने? ये अपने केडर की स्पेशलिटी है दोस्तों। पैसा, फेम, रिकग्निशन, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कैडर, बट दिस इज अ boon for those whose why is clear and the biggest curse for those whose why is not clear, है ना। अगर आपका why क्लियर है, आपका गोल क्लियर है कि मुझे क्यों करना है और मैं क्यों करना चाहता हूं, अगर आपका ये गोल क्लियर है तो बस LIC DO प्रोफेशन दुनिया में सिर्फ आप ही के लिए बना है, ऐसे सोच के आपको काम करना पड़ेगा, है ना। राजेश सर ये स्लाइड भी बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जब भी हम कहते हैं किसी ने इतने रिक्रूट किए तो पहली सोच हमारी ये रहती, यानी वी आर ऑन द आवर टोज टू लिसन टू क्या मेथड की। हम क्या देखते हैं कि हम वो मेथड को कॉपी पेस्ट करें। अब हो सकता है जो मेथड भीड़ में चली हो वो मुंबई में आउटडेटेड हो, जो मुंबई में चल रही हो भीड़ में आउटडेटेड हो, है ना। तो दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट पैशन करनी है, मेथड नहीं। आपके एरिया से मेथड अलग अलग हो सकती है आपके एरिया के हिसाब से। इसलिए मैंने यहाँ सक्सेस फॉर्मूला दिया है रिक्रूटमेंट का। क्या है, आपको प्लानिंग करनी है। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल बताया कि पर फोर्टनाइट आपको कम से कम एक रिक्रूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कागज पे प्लानिंग कर दो, फिर उसके हिसाब से जो एक्शन है, मतलब जो रिक्रूटमेंट मेथड्स आपको यूज करने हैं वो यूज करो। जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे मान लो आपने 2 महीना काम किया और सिर्फ 3 ही एजेंट रिक्रूट हो पाए, तो थोड़ा सोचो, रिव्यू लो कि क्या गलती हो रही है या इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ये पूरे फॉर्मूला में ये है कि आपका सेल्फ टॉक क्या है। मान लो 2 महीने में 3 किए, लेकिन मेरा सेल्फ टॉक ये कह रहा है कि नहीं यार मैं इससे ज्यादा कर पाऊंगा, मुझे अब जो गलती हो रही है वो समझ में आ गई है, या फिर मैं और एक नई मेथड से शुरू करना चाहूंगा। ये हुआ मेरा सेल्फ टॉक जो मुझे ये सर्कल को घुमाते रहेगा। या ऐसे भी हो सकता है मैं 2 महीने में 10 रिक्रूट करूं लेकिन मेरा सेल्फ टॉक बहुत हो गया, अगले साल देखेंगे। तो ये सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गणेश वारद जी को हम पूछते थे कि कितना करना है, नहीं वो सोचना ही नहीं है, मुझे करते रहना है बस, है ना। तो ये एक एटीट्यूड है। सेल्फ टॉक आपका क्या है ये बहुत मायने रखता है। जब एडमंड हिलरी जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले मानव थे मानव के इतिहास में, तो उनका एक कोट है, जब वो सक्सेस रहे तो उसके जस्ट पहले जब वो अनसक्सेस रहे तो उन्होंने ऐसा कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की तरफ आंख फेर कर ऐसा कहा था कि एज अ माउंटेन यू हैव ग्रोन इनफ, एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो फर्दर, बट बीइंग अ ह्यूमन आई कैन, हेंस नेक्स्ट टाइम आई विल कम एंड कॉन्कर यू। और उन्होंने वो दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये है।
अगर सेल्फ टॉक होने के बाद अगर आपकी गोल की तरफ आप कमिटेड है तो आपके दो ही शब्द होने चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। मुझे ये करना है, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे एक और एक नाम याद आ रहा है, अनंत कुमार सिवन, अनंत कुमार, जो ये अभी ट्रांसफर लेके आए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ठान लेते हो। दूसरे है लिंगराज जी साहू करके, उन्होंने भी सीओटी एजेंट है, डीओ कैडर में आ गए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी है, अगर आप ठान लेते हो तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और मुझे क्यों करना है ये अगर आपका क्लैरिटी, वाई की क्लैरिटी है, फिर आप प्लानिंग के टच में रहोगे और ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। सर राजेश यादव, मैं कहना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन में मेरा मुंबई डिवीजन में सुशांत वाघमारे सर ने जो अरेंज किया था, जब मेरा सेशन हो रहा था तो मैंने ऐसे ही कहा था कि 200 यूआरएन मैंने जनरेट कर लिए 2014 के बाद वगैरह। तो वो मुझे पूछते थे अभी प्रेजेंट, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो उसमें पूछते थे कि प्रेजेंट ऑन रोल कितने हैं, तो मेरे ख्याल से 79 या 74 ऐसे कुछ तो थे। तो नेचुरली जो रिएक्शन आना चाहते हो, ऐसे इतने कम कैसे? तो तभी मैंने ठान लिया था कि जल्द से जल्द मैं ये ट्रिपल फिगर ले आऊंगा। और फिर मैंने अगस्त 2020 में एक ही महीने में 36 यूआरएन जनरेट किए थे। ठीक है अमर जी, हाँ सर, थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ आपको। बोलिए ऑन 8, हाँ, वी हैव 7:45 नाउ। ओके, yes, हाँ yes, हाँ, just a minute. We are more eager to listen कि 93 यूआरएन जो आपने जनरेट किए हैं, वो आ रहे सर, वो और वो आप जो डिजिटल वाइज दिखाने वाले हैं, yes, इसके बाद वही है सर, वही। we have only half an hour now. Okay? yes, sufficient, yes. ये एक important thing है कि methods are secondary, but your passion or purpose is primary. Hence, your success will depend on your passion and not merely on methods. Okay, sir? Yes. अब हम मेथड्स देखेंगे, जैसे सर ने अभी बताया, मैं मेथड्स पे आया हूं। अब इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये पीपीटी आपके पास है। ठीक है, पैम्पलेट्स है, पेपर एडवर्टाइजमेंट है, विजिटिंग कार्ड है, केबल, रेडियो, बस स्टैंड, इंटरनेट वेबसाइट। अभी जो हाल ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है या सबसे यूजफुल मेथड है वो है इंटरनेट वेबसाइट। ये नया ट्रेंड है, 24/7 एक्सेस है। आप ये वेबसाइट देख सकते हो, www.nmk.co.in या naukri.com, इनसे आप डेटा ले सकते हो और फिर आप इनको कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, इनका अलग अलग पैकेज होता है, फ्री एडवर्टाइजमेंट साइट से शेड्यूल इंटरव्यू आपको तय करना पड़ता है। अब ये इस पे आते हैं हम कि सोशल मीडिया वाइड कवरेज क्यों करनी चाहिए हमें इस पे रिक्रूटमेंट। तो ये सबसे बढ़िया है कि वाइड कवरेज है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। अगर आप पैम्पलेट भेजते हो रिक्रूटमेंट के लिए तो अपने को एक्सपेंसेस ज्यादा लगते हैं। ये पैसिव मेथड है, यानी 24/7 चलते रहेगा, आपको खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर मेथड है और सबसे खास बात है कि ये सुटेबल फॉर मिलेनियल्स है। ठीक है, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे भी ये कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे भी है, बल्क मैसेजेस, यूट्यूब चैनल, पॉपुलर, बल्क ईमेल्स, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स, पोल्स, क्विज, ई सर्वे फॉर्म्स। अब मेरा जो इसमें ज्यादा जो सक्सेस मिला है, मुझे करीब 40 to 50 एजेंट्स जो मिले हैं वो फेसबुक पेज पेड एडवर्टाइजमेंट पे मिले हैं। उसमें आप यूट्यूब पे भी वो सर्च कर सकते हैं कि उसको कैसा करना है। अगर आप थोड़े टेक्नो सेवी है तो खुद भी कर सकते हैं, या फिर उसकी एजेंसीज भी है, उस पर आप एरिया तय कर सकते हैं। उसमें सबसे खास बात क्या है, एरिया तय कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए आपको देनी है वो तय कर सकते हैं, आपको किस एज ग्रुप के लोग चाहिए वो तय कर सकते हैं, आप उनकी हॉबीज क्या चाहिए वो तय कर सकते हैं। फेसबुक पेज पेड एडवर्टाइजमेंट, ये वो तरीका है सर। ठीक है, क्या कॉस्ट होती है? सॉरी सर, क्या कॉस्ट होती है उसकी? सर वो दो तरीके से काम करता है। मान लो मेरा बजट अगर 2000 रुपए है तो 2000 रुपए में भी वो जितने दिन मतलब आपको पर क्लिक
कितने लोग करते हैं, क्लिक कितने लोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। या फिर मैं तय कर सकता हूँ कि मैं दिन में 250 रुपए दूंगा या 300 रुपए, वो भी लिमिट में रख सकता हूँ। ओके। यस सर, यस यस। और दूसरा है सर, ये गूगल फॉर्म है, गूगल डॉक। इसमें आप किसी भी ग्रुप में ये भेज सकते हो। हमारे दूसरे कोल्हापुर के मित्र है, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया बनाया है, सूर्यकांत जी नाइक ने। आप रीजनल लैंग्वेजेस में ऐसा ऐसा एक फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये रखे थे। वरीड अबाउट इनकम, यस नो। वांट एक्स्ट्रा इनकम, यस नो। डू यू लाइक टू मेक फ्रेंड्स, वांट टू अर्न बाय जस्ट टॉकिंग टू पीपल, वांट टू कंट्रीब्यूट इन देयर लाइव्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिंक भी भेजी है, आप देख सकते हैं सर। ये रेफरेंसेस भी है। गूगल फॉर्म्स कैसे रेडी करना है? सॉरी सर, गूगल फॉर्म्स जो आपने दिखाया वो किस तरीके से रेडी करना है? और इस सर वो गूगल, हाँ गूगल डॉक में जाना है? हाँ गूगल डॉक में जाना है। वो एक मिनट, अगर ओपन होता है तो मैं दिखाता हूँ सर। नहीं, नो इशू, आप सिर्फ उसका प्रोसेस बताओ, चलेगा। रेडीमेड फॉर्मेट, अगर कोई भी सर ये भी क्लिक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा वो। ओके ओके, फाइन फाइन। और उसके लिए टेक्नो से भी होने की भी जरूरत नहीं है। ओके। यस मैं ये सारे सवाल लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग जान जाए। यस यस, नहीं मुझे समझ में आ रहा है सर, ये ऐसे देखिए। ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ यस, अगर जैसे ही वो सबमिट करता है सर अपने मेल पे, वो एक्सेल फाइल में आता है। वेरी गुड। यस, तो वो आप ये जितने भी हम व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत बार हम दोस्तों की खुशी के लिए रहते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो आप उसका एक माइनर मतलब वो एक मैसेज भेज सकते हैं कि अगर ये कोरोना में भी आपको डर है, आपकी नौकरी जाने वाली है, या फिर आपका पगार कम होने वाला है, या आपके धंधे में उतार चढ़ाव ज्यादा है, आपको सेकंड इनकम चाहिए क्या, ये टाइटल करके फिर ये आप उसकी लिंक भेज सकते हैं। जैसे बंदा कोई सबमिट करेगा आपको एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे एजेंट्स के लिए भी अच्छा टूल है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है सर। जैसे मैंने अभी कहा, वो सूर्यकांत जी नाइक इसके मास्टर है, बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। एजेंटों के लिए भी बनाया था और डीओ के लिए भी बनाया था। रेफरेंसेस, जॉब फेयर्स, प्लेसमेंट्स, कैनोपी, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीए बीकॉम या वोकेशनल लोगों को छोड़ देते हैं। उनके जहन में जब वो पास हो जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा डर रहता है। उनको पता रहता है कि हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाने वाले, और हम किसी व्यवसाय में जाने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है कि उनको आप एजेंसी पिच कर सकते हो। लेटर्स भी है, टेलीकॉलिंग। हमारे और एक दोस्त है स्वस्तिक कंदी करके, जो पिछले साल वेस्टर्न जोन टॉपर रह चुके हैं सर। उन्होंने ये मेथड यूज की थी टेलीकॉलिंग की। तो इसमें आपको डेटा कलेक्शन करना है, प्रॉपर स्क्रिप्ट रखनी है। स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, ईगर होना चाहिए जानने के लिए कि क्या है। पूरा के पूरा भी नहीं बता देने का कि नहीं तो फिर उसका वो चला जाता है। जैसे आपने ये पीपीटी अभी तक नहीं दी थी ग्रुप में, ऐसा उसको ईगरनेस रखना चाहिए। और उसने पिचिंग की थी सीसीए आरसीए के लिए, तो उसको बहुत वो सक्सेसफुल रही सर वो सिस्टम। ठीक है, कोल्ड कैनवासिंग भी है, मोबाइल वैन, एचएनआई क्लब्स, मैच लेवल एक्सपर्ट, ड्राइविंग फोर्स, राइट पिच सर्विसिंग। एचएनआई के लिए भी है। हमारे और एक दोस्त है प्रतीक ठाकरे करके सर, आप यकीन नहीं करोगे, कॉस्ट कम थी उनकी, मतलब ज्यादा थी, सॉरी वरी थे थोड़े। तो उन्होंने एक लेडी एजेंट अपॉइंट की जिसने पहले दिन 100 पॉलिसीज लॉग इन कर दी, और वो एमडीआरटी भी है। ठीक है, तो वो इसके बारे में, एचएनआई रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत एक्सपर्ट है। दूसरे दोस्त से रोहित पगार है, जिन्होंने 4 एमबीबीएस डॉक्टरों को एजेंसी दी है। वाह, ग्रेट। पर्टिकुलर सेगमेंट सामने रख के भी वो काम कर सकते हैं बंदे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, ये कुछ कॉमन हॉट प्रोस्पेक्ट्स है जिस पे आप विचार कर सकते हो। ये ऐसे प्रोस्पेक्ट्स है, या तो इनका नेटवर्क है, या इन्फ्लुएंशियल है, या फिर सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस है, जिनको आप रेडीमेड एक अच्छे हॉट प्रोस्पेक्ट्स मान सकते हो। जो रूरल एरिया में है सर, उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर इज आल्सो वेरी गुड टूल।
5 मिनट में खत्म करता हूं सर मैं। अब यहाँ तक तो मैंने आपको प्रोस्पेक्ट दिया, अब इसके आगे की जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जैसे आपने पूछा मुझे कि जो भी मीडिया है वो एक सिर्फ लीड जनरेट करेगा, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। लीड जनरेट करना एक बात है और उसको कन्वर्जन करना बिल्कुल दूसरी बात है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो उसकी इच्छा है एजेंट बनने की, वो उसकी आयु बहुत छोटी होती है, इसलिए आपको जब तक हथौड़ा गर्म है तब तक मार देना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए आपने भी देखा होगा ऐसा कि एक बंदे आज यस बोल देता है, लेकिन 2 दिन बाद कहता है, वही बंदा जिसने परसों हाँ कही दी थी वो आज ना कहता है। तो उसको पहले परसों क्यों हाँ कह रहा है वो भी पता नहीं, आज क्यों ना कह रहा है वो भी पता नहीं। इसलिए हमको बहुत टोज पे रहना चाहिए अपने। सेंड द प्रोस्पेक्ट कस्टमाइज पीपीटी, जो अपनी पीपीटी है खुद की एक पीपीटी बनाओ जिसमें सभी एजेंट्स के बेनिफिट्स, थोड़े बहुत बेनिफिट्स उसमें दिखाओ। उस प्रोस्पेक्ट को जल्दी से जल्दी मिलो, उसका इनफॉर्मल इंटरव्यू लो। हो सके तो आपके ब्रांच का जो नंबर 1 एजेंट है फॉर्म नंबर 16A, उसको बताओ। अगर आप कोई चीज उसके कागज पे दिखाते हो तो उसका यकीन ज्यादा बढ़ने लगता है उस पर। हाँ, इनफॉर्मल इंटरव्यू लेने की वजह यह है, अगर मैं प्रशांत सावंत सर के लैंग्वेज में कहूँ तो उसके हॉट बटन्स आपको मालूम होने चाहिए कि उसका वीक पॉइंट क्या है, वो क्यों काम कर रहा है। अगर आपको ये पता चलता है तो फिर अगला लक्ष्य आपके लिए ये होगा कि उसको आप एजेंसी ऐसे पिच करोगे जो उसके लिए परफेक्ट एंड ओनली सोल्यूशन है वो ड्रीम अचीव करने के लिए। फिर उसको डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह मांग सकते हैं आप एजेंसी ज्वाइन करने के लिए। After completing basic formalities, fill the sponsorship form, give him study material for exam, also fix the date and time of the exam, that of training as well. अगर आपको लगता है कि बंदा अच्छा करेगा तो उसको आप कुछ प्रोडक्ट्स पहले से पढ़ा सकते हो बिफोर ही अपीयर फॉर एग्जाम, और एग्जाम तक उसके कांस्टेंट टच में रहिए। मेरा जो तरीका है तो मैं उसको, मेरा जो बुक है वो मैं उसको दे देता हूँ, और उसको उसी वक्त, ये मेरा एक बुक का रिप्रेजेंटेटिव पेज है, वो मैं उसी वक्त उसको एक डेट तय करता हूँ कि अपन को कब बैठना है आगे। तो उस वक्त मैं उसको 4-5 चीजें से मुलाकात कर देता हूँ उसकी। एक है प्रपोजल फॉर्म, दूसरा है FPR, तीसरा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, NB, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, लोन सरेंडर, पॉलिसी सर्विसिंग वगैरह वगैरह। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपका बंदा रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने जा रहा है तो उसको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। एक है बीमे की परिभाषा और दूसरी है गूगल से ट्रांसलेट हुई रीजनल लैंग्वेज। तो उसको बहुत बार वो कंफ्यूज होता है, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए और थ्योरी और प्रैक्टिकल में कोरिलेट करने के लिए आपको उसको प्रपोजल फॉर्म, FPR और पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये 3 चीजें दिखानी है, ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे ये होंगे कि पहले तो उसको अगर एग्जाम में अप्लाई टू कुछ पूछा जाता है तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन, और दूसरा अगर वो पास हो जाता है तो आपको उससे फिर से नए सिरे से शुरू सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप IC38 ऐप भी उसको डाउनलोड कराने को बोल सकते हैं, और या फिर III की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक है वो भी उसको दे सकते हो। एग्जाम के दिन उसको रिवाइज मलिक फार्मूला बोल सकते हो। फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर बंदा पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो ये सिर्फ वो बंदे के लिए जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी हमारे खुद के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट का इंटरेस्ट बना रहने के लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये एक बहुत बड़े आदमी है, निक व्यूजिसी का, आपने बहुत इनको पढ़ा होगा, देखा भी होगा यूट्यूब पे। डियर फ्रेंड्स, एवरी टाइम यू फील योर लाइफ इज टफ, टेक अ लुक एट दिस मैन। इनके जो मैसेजेस है वो देख लेना। लव योर सेल्फ, ड्रीम बिग, डोंट गिव अप, एंड होप इज एवरीथिंग। आई एम गोना ट्राई एंड ट्राई अगेन बिकॉज द मोमेंट आई गिव अप is the moment I fail. This is the new beginning. I know for certain that God does not make mistakes, but He does make miracles. Change your attitude, change your life. शुरुआत मैंने टाटा नैनो के स्लोगन के साथ की थी, तो एंड भी मैं टाटा के एक प्रोडक्ट्स के करना चाहूँगा। टाटा स्काई का जो टैगलाइन है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर रिक्रूटमेंट जो है इसको आपने कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला।
तो दोस्तों आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे इतने प्यार से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 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 अमर जी ये काफी नहीं है, ये तो बहुत कम हुआ है। हाँ, हमें ये चाहिए कि आप जो सर नहीं सुनिए सर, मैं हाँ इसलिए जल्द कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस है, अब ये तो स्टीरियोटाइप होगा ना, जो भी क्वेश्चंस हाँ है मैं आंसर करूंगा। मैं मतलब खत्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि उनको जो क्वेश्चन है वो उसके लिए टाइम नहीं बचे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। नहीं, मैं ये बोल रहा था हाँ हाँ। कि वो जो मैंने आपसे बात किया था स्पेशली कि जो वो जो बंदा है उसका हम लोग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्हें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना वो नहीं मालूम है। क्या आप हमें दिखा सकते हो वो जरा प्लीज, ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट। आप करते हो कि उसका उसका आधार कार्ड वगैरह सब मंगा के आप इमीडिएट उसका नहीं नहीं यूआरएन सर, नंबर। नहीं बताता हूँ सर, मैं आधार कार्ड वगैरह वो तो व्हाट्सएप पे मंगाता हूँ, लेकिन जो पेज सेटअप है, फेसबुक पेज सेटअप जो है वो उसका, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिखाइए ना सर। और साथ ही साथ आप वो उसका यूआरएन वगैरह जनरेट होता है ना ऑटोमेटिकली, हम लोग उसमें कुछ करते हैं ना आईआरडी का, वो आईआरडी का वेबसाइट पे जाके हम लोग करते हैं। नहीं समझ में आया सर मेरा। आप रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसका, वी हाँ, आर डूइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फेज 1 जो है मैं खुद घर पे करता हूँ या ऑफिस हाँ में करता हाँ हूँ। हाँ फेज हाँ 2 जो है वो ऑफिस, एलआईसी ऑफिस से ही करनी पड़ती है ना। यस, फेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं फेज 1 तो मैं घर पे ही करता हूँ सर। अच्छा, वो भी जरा दिखाना प्लीज। यस यस। ये सारा जो फेसबुक पे आप करते हो और उसका आपका सर उसका जो भी कुछ आता है यस 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 यस, एक मिनट उसका, सर, एक हाँ हाँ नहीं आप मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि लोग थोड़ा उसमें जुड़े रहे, मिनट, यस यस, एक इसके एक लिए मिनट। बात कर रहा था। यस 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 यस। सर थोड़ा मैं अनप्रिपेयर्ड था इसके बारे में, अगर थोड़ा ये होता तो चल नहीं, नो जाता। इशू, चलेगा, आप करते रहो, वो प्रॉब्लम नहीं। तब तक मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ मुझे ये जानना है हाँ सर। कि फेसबुक के ऊपर आपको बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी, हाँ तो उसे एक मतलब एक स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी कि उसमें किसी को डेलीगेट करो या वो इंक्वायरी जो है उसकी बात करो, या हम्म वो आप ही खुद सब करते हो, या सब हम्म, देख, क्योंकि आप हमारा बाकी का भी काम है, अभी 100 एजेंट संभालने हैं तो वो भी करना पड़ता है, ब्रांच में भी जाना पड़ता है, मार्च में भी है, धंधा भी करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। और यस ऊपर यस से रिक्रूटमेंट इसका इसका अगर आपने फेसबुक का किया तो 24/7 इसका एडवर्टाइजिंग होता है, यस तो यस उसका भी यस कुछ यस। इंक्वायरीज आपको आता इसमें रहेगा। इसमें इसमें मैंने जैसे बताया ना सर आपको पहले, कि ये इसका प्लस पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ये है इसमें कि
आप प्रोफेशन तय कर सकते हो। मान लो हाँ। मुझे 10 प्रोस्पेक्ट के नाम आ गए, ठीक है, 10 प्रोस्पेक्ट के नाम आ गए, तो आप तय कर सकते हो कि मुझे टीचर को प्रेफरेंस देना है, या किसी बिजनेसमैन को प्रेफरेंस देना है, या किसी स्टूडेंट को देना है, या हाउसवाइफ को देना है, ठीक है, वो हिसाब से। और जब मैंने 36, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 36 रिक्रूट कर दिए थे, तो वो टाइम पे भीड़ में लॉकडाउन चल रहा था। हमारे जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने 10 दिन का लॉकडाउन रखा था उसमें। तो वो टाइम पे ये था, जितना आप गैप दोगे ना उसको, प्रोस्पेक्ट को आने के लिए, मिलने के लिए, उतनी उसकी इच्छा जो है वो कम हो जाती है। यस, वही मैं पूछ रहा था आपको। हाँ, तो वो कम करने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सर, मैंने आपका एक्सेल, हाँ एक्सेल ओपन। हाँ देखिए सर, ये ऐसा एक्सेल में आपको ऐसा जनरेट होके मिलेगा ये। ओके, तो इसे वही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इनको कॉल करना जो है, हाँ वो तो सर, आप ही करते होंगे। यस 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 यस। तो ये इनको, जैसे मैंने बताया अभी, इनके प्रोफेशन के हिसाब से मैं कॉल करता था, लेकिन अब ऑफ लेट 1-1.5 महीने से मैंने छोड़ दिया है इनको कॉल करना, क्योंकि अभी मार्च का समय भी था। लेकिन फिर अप्रैल से मैं उनको कॉलिंग करूंगा सर। ओके ओके। आपको, और ये इसका जो एक फॉर्म रहता है ना फेसबुक पेज पे, आपको क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए बेसिक, वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने मेरे कैंपेन का नाम रखा था LIC एजेंसी कैंपेन। इसमें जो टाइटल था कैंपेन का वो था फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू LIC एजेंसी। ओके। हाँ, अब उसमें आएगा, उसका नाम आएगा, मोबाइल नंबर पूछा था मैंने, उसका प्रोफेशन पूछा था, करंट एड्रेस पूछा था, और मोबाइल नंबर पूछा था। हाँ, ओके। अब इससे मैं तय कर सकता हूँ कि किससे बात करनी है। हाँ, मैं जानबूझ के ये सवाल आपको इसके लिए पूछा क्योंकि कोई बहुत सारे लोगों का ये बोलना होता है कि क्या हम इसके ये फोन कॉल करने के लिए या टेलीकॉल करने के लिए कोई असिस्टेंट रखे या उसे अपॉइंट करे। यस, तो यही सवाल, हाँ। यही सवाल सर मैंने जैसे हमारे दोस्त है गणेश जीवारद, उनको ही पूछा था, उनको भी पूछा था, और दूसरा नंद कुमार जी मुंडे जो उनके दोस्त है, हमारे करीबी दोस्त है, उनको भी पूछा था। तो उनका कहना था कि अगर हम खुद करते हैं, एक तो जो असिस्टेंट कर रहा है उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है रिजल्ट से, है ना, एग्जैक्टली। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप कॉल कर लेते हो, मान लो 1 महीने से कॉल कर रहे हो, मान लो 10 ही कॉल कर रहे हो, तो आप उसके वॉइस के टोन से समझ जाओगे कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। बराबर है। गणेश जी भारत को जो इतना बड़ा सक्सेस मिला है उसकी वजह एक ही है कि वो खुद कॉलिंग करते हैं, ठीक है। बराबर है। हाँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये थी कि ठीक है, अगर वो कम होते हैं तो हमने करना चाहिए, अगर नहीं होते, जैसे मान लो बिजनेस भी आ रहा है, ट्रेनिंग भी लेनी है, या वो लोगों को भी देखना है, तो ये बेहतर हो सकता है वो डिलीगेट कर जाए आप। बराबर है। यस यस यस। ठीक है, ये तो समझ में आया। अभी यस हमें वो जरा फेज 1 का बताइए। हाँ, फेज 1 का तो सर ये वो वेबसाइट है सर, यहाँ पर अगर आप वो बंदे के मोबाइल से साइन अप कर देते हो, ये वेबसाइट है। ओके। यस। ये साइन अप करना है वो बंदे के मोबाइल नंबर से, ठीक है। ओके। तो यहाँ एक बार सबमिट हो गया, तो फिर आप उसको फेज फर्स्ट में इसमें भी 3 फेज है, ठीक है। हाँ। फर्स्ट फेज में उसको आपका डेटा किन करना है। ओके। सेकंड में आपको उसके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, ओके। और तीसरे फेज में आपको कंसेंट देनी है। ओके। जब आप ये तीनों फेज कंप्लीट कर लेते हो, तब आप ऑफिस में जाके जो सेकंड फेज है, जो ओके। जॉब लिखा है वहां पर, उस पर कर ओके। सकते। ओके। ओके। ठीक है, ये तो बात यहाँ पर हो गई। और एक लोगों को ये है कि CCA जो होते हैं या आपके पास RCA बोलते हैं उसको, हम्म। वो अपॉइंट करने की बहुत सारे लोग जो है इनको मालूम नहीं है या मालूम नहीं है, मतलब ब्रांच से सबकी कुछ मालूम होता है फिर भी थोड़ा दिक्कत है लोगों को। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने RCA अपॉइंट किए है। हाँ सर, प्रिंसिपली तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा टूल है, लेकिन अगर ओके। व्यक्तिगत मेरा अनुभव पूछेंगे आप, तो मैंने ये इतने जितने भी 93 किए हैं,
नॉट मोर देन 3 मैंने आरसीए रिक्रूट किए हैं। ओके फाइन। वजह ये है सर, मुझे महसूस ये हुआ कि एजेंट का जो कमीशन है वो सोने के बराबर है, ठीक है। ओके यस। आरसीए जो वो पीतल है, ब्रास है। ओके ओके अब उसको आस किसकी होनी चाहिए? यस, सोने की। आस तो सोने की होनी चाहिए ना। बराबर है। तो अगर आप महीने 2 महीने में आके कहे कि सर मेरा वो स्टाइपेंड नहीं निकला, 5,000 का मेरा स्टाइपेंड नहीं निकला, अरे भैया तो कितना भी कमा सकता है ना, वो सोने का देख, ब्रास का क्या देख रहा है। ये बराबर है। व्यक्तिगत निजी अनुभव है, लेकिन अगर एलआईसी ने रखा है तो सोच समझ के रखा है, और ये बहुत बड़ा टूल है, तो इस्तेमाल कर यूज कर लेने। लेकिन क्योंकि अगेन हाँ पर्सन टू पर्सन बराबर। डिफर करेगा, वो प्रोस्पेक्ट पे ऊपर डिपेंड करेगा सर। यस मैंने सीसी अपॉइंट किए थे, वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। यस यस, उसकी मैं वजह से वही मैं बता, हाँ यस वही बता रहा हूँ मैं कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, सामने यस का बंदा कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। यस नो सर जी, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 93 एजेंट्स आपने अपॉइंट किए, उसके पहले आपके पास एजेंट्स कितने थे? करीब करीब 79 या 74 होंगे सर। उसमें पहले 79 74 थे। यस यस और अभी ये 93 जो आपने किया, इसकी शुरुआत आपने कब की? लॉकडाउन में की, लेकिन कब की? मेरे ख्याल से जुलाई जुलाई में। जुलाई में। फिर आपने रोज का उसका कार्यक्रम कैसे बनाया, क्या बनाया? हाँ यस यस यस, अच्छा सवाल पूछा सर। मेरा एक रिकॉर्ड एक रहता है सर, ये जैसे आपने पूछा ना, ये मेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, एजेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, दिख रहा है सर? हाँ 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 दिख रहा है। हाँ, ये एजेंट्स के डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मतलब ये मेरे इस स्क्रीन पे रहता है ओके ये स्कोर कार्ड्स की लिस्ट है जो मैंने इस साल की है, फील्ड के अलग, एब्सेंट मेंबर्स के अलग। और जैसे आपने पूछा कि आपने शुरुआत कब की, तो हॉल टिकट की भी एक अलग लिस्ट है इसमें, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पहला बंदा जो पास हुआ है वो है, और ये सर डेट वाइज है, ओके ये वाघमारे योगेश 23 मार्च 16/7/2020 को पास हुआ है ये। हाँ 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 हाँ। और दूसरी बात सर, मैं MIS लाइव मुझे देखने की बहुत आदत है, भले परफॉर्मेंस कम हो ज्यादा हो, लेकिन ओके MIS लाइव देखने की बहुत ज्यादा आदत है। ऑन सेम लाइन ये देखिए सर, ये हॉल टिकट उसका, और ओके उसी लाइन पे मैंने खुद के लिए URN लाइव रखा हुआ था। ओके वेरी गुड URN लाइव देख, मेरा एक तरीका है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का। गुड गुड गुड। जैसे आपने पूछा, मैंने URN उसका कब जनरेट किया, ओके उसका ये देखिए सर, नेम ऑफ द प्रोस्पेक्ट, URN, ब्रांच, एग्जाम सेंटर, डॉक्यूमेंट्स, फीस, ट्रेनिंग दी या नहीं, MR उसकी, डेट क्या है, और रिमार्क क्या है, वो पास है फेल्ड है क्या है। ओके ओके यस, ये मेरा URN लाइव है सर, और मैं हर 2-3 दिन में इसको अपडेट करते रहता हूँ। ओके। नहीं, अभी आपने जब शुरुआत की इसकी, तब आपके रोज की दिनचर्या क्या थी? हाँ सर, ये मैंने जैसे बताया कि हम सुपर 30 के मेंबर्स हैं औरंगाबाद डिवीजन। जैसे आप ये जोत से जोत जगाते चलो, ये जो प्रोग्राम लेके आए हो, उसी प्रकार से हमने सुपर 30 नाम का हमारा एक ग्रुप है, और उसमें हम जितने भी कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर से उनकी फिजिकल मीटिंग लिया करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम वो उनको नहीं ले पाए। तो फिर हमारी एक इंटरनल मीटिंग हुई, और उसमें ये तय हुआ कि हम जूम पे आना शुरू कर देंगे उससे। और फिर ये जूम पे इतना हो गया कि हमारे जो गणेश जी महाराज है उन्होंने 50 कर दिए, तो हमें ताज्जुब हुआ कि इतने हो ही नहीं सकते, हमें तो पहले लगा POS होंगे शायद। ओके फिर पता चला नहीं, POS नहीं, उन्होंने किया है। तो ओके हाँ, तो फिर हमने कहा चलो आप जो शेयरिंग है वो उनको और नंद कुमार जी मुंडे को बताया कि आप हमारे लिए शेयरिंग करो। तो ओके जैसे उन्होंने शेयरिंग किया, तो मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे उस वक्त, हालांकि मुंडे साहब ने कह भी दिया था कि आपके सवालों से मुझे लगता है कि आप भी करेंगे, या आपके मन में अभी क्या चल रहा है मैं बता सकता हूँ, ऐसे बोला था उन्होंने। ओके वो मतलब बीज जो थे वो वहां पर हुए कि अरे ये कर सकते हैं, इतनी एडवर्स पास्ट हिस्ट्री की बावजूद कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सोच रहा था कि एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद मैं कर लूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर दिया। और फिर धीरे धीरे मैं कहना चाहूंगा सर कि आज के डेट में, जैसे मैंने अभी राजेश भिलावी सर का नाम लिया था, वो डिवीजन टॉपर है, वो भी सुपर 30 मेंबर है। हमारे दूसरे दोस्त है विठल शिंदे करके,
वो भी डिवीजन टॉप 6 में है। तो मतलब सभी लोगों ने फिर इंटरनल इतना अच्छा माहौल बन गया, रिक्रूटमेंट में बहुत बढ़िया काम कर होने लगा। वेरी गुड। यस यस। ठीक है। तो लेकिन ये जो आप आपने जो बोल रहा है कि आपका आपका रोज का कार्यक्रम दिनचर्या में वही बार बार पूछ रहा हूँ आपको हाँ हाँ कि हाँ आप हाँ। सुबह यस कितने बजे उठते थे, फिर क्या करते थे, फिर किस तरह से करते थे, ये रिक्रूटमेंट का काम कैसे करते थे, वो मुझे बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वैसे मैं थोड़ा आलसी हूँ, जल्दी नहीं उठता हूँ। मैं 8 बजे के आसपास उठ जाता था। लॉकडाउन में अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जूम मीटिंग हुई और उसमें एक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब थे, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मान लो छोटे हद तक वो टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने कहा था कि अगर आप बिजी है तो ये पक्का मान लो कि आपके एजेंट फ्री में घूम रहे, और अगर आप फ्री हो तो ये पक्का मान लो कि आपके एजेंट बिजी है, काम में बिजी है मतलब। यस। तो ये इतना जहन में गया, तो मैं उस दिन से सोचता था ऑफिस में जाने के लिए किस लिए जा रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। अगर मैं यूआरएन जनरेट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं सोचता था कि हाँ मैं कुछ तो भी प्रोडक्टिव करके जा रहा हूँ। ठीक है। अगर आते वक्त मैं सोचने लगा अरे आज तो कुछ नहीं, इसका लोन के लिए मैंने मदद की, सरेंडर के लिए की, पीएस के लिए की, तो फिर तो मैंने आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। तो ये मैं खुद को सवाल पूछने लगा कि मैंने आज प्रोडक्टिव किया क्या। तो इसके बाद थोड़ा सा जो मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो गया, पैराडिम शिफ्ट हो गया, और फिर मैंने सोचने लग गया। अभी मेरे पास 2-3 असिस्टेंट है, तो बहुत बार ऐसा होता है सर कि हम सोचते हैं कि एनबी बहुत प्रोडक्टिव है, हालांकि हमारी जो ब्रांच है बीड 983, अभी आपने देखा होगा कि फायर की वजह से टोटल ब्रांच बर्न हो गई है। बराबर, मैं पूछने वाला था मैं आपको। यस 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 सर। हाँ। अभी एम्प्लॉइज ज्यादा है और पीसी कम है, इस हालात में हम वो ब्रांच चला रहे हैं। और फिर भी आज मुझे बहुत सम्मान के साथ कहने में गर्व होता है कि हमारी ब्रांच आज भी डिवीजन में टॉप कर रही है। वाओ, ग्रेट। यस यस। और अब इसकी वजह से क्या होता था सर पहले कि मान लो 2 प्रपोजल ग्रीन चैनल रहे या फिर 20 रहे, हमारा पूरा समय वही निकल जाता था। वो सर का सेंटेंस सुनने के बाद मैंने सीधे मुझे खुद को एनबी से भी अलग कर दिया। ओके। और मैं मतलब मेरी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। टीम जीवन उत्सव नाम है मेरे टीम का टीम उत्सव नाम है, उसका टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो मेरे सभी साथियों ने इसके लिए बहुत मतलब सपोर्ट भी किया मुझे। और मेरे जो असिस्टेंट है स्वप्निल है, ठाकुर जी है, राहुल चौहान जी है, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनबी का मुझे टेंशन नहीं रहा, पीएस का ऑलरेडी वो भी टेंशन नहीं है। तो जो भी सोचना है, या तो प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचना है, या फिर यूआरएन के बारे में सोचना है, या फिर उसको ट्रेनिंग देने के बारे में सोचना है, यही सोचना है। तो ये बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हो गया सर। ओके। लेकिन आपने ये तो ठीक है। अभी एक बात बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एजेंट्स अपॉइंट तो कर दिया, उसको इनिशियल ट्रेनिंग क्या देना है, उसको क्या यस बताना है, वो बिजनेस के लिए उसको मोटिवेट कैसे करना है, पहला जो प्रपोजल है वो कैसे करना है, और जब तक उसका ट्रेनिंग हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तब तक का पीरियड में उसको क्या करना है, ये सारी बातें जरा प्लीज जरा नरेट कीजिए आप। यस 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 यस। सर जो ट्रेनर है आनंद ठाकर साहब, उनका एक सेंटेंस है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और वो भी जहन में गया है अभी, कि अनट्रेन्ड टीम इज अ लायबिलिटी, ट्रेन टीम इज एन एसेट। ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको जोड़ दूं कि 1 सितंबर 2014 को मैंने ट्रांसफर ली, और 1 सितंबर 2016 से लेकर आज तक हर महीने के पहले संडे में मीटिंग लेता हूं, और ये कंटिन्यूसली एक्सेप्ट लॉकडाउन ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरे एजेंटों को ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है मीटिंग, ओके जो मैं कंटिन्यूसली हर महीने के पहले संडे को लेता हूँ। ठीक है। ओके। दूसरी बात, आपने जो अभी सवाल पूछा, तो ये इस पे भी मेरे कंटिन्यूस थिंकिंग चलती रहती है कि उसको क्या मैं ऐसा मॉड्यूल बनाऊं कि जैसे है ना कि आप अगर बीए का एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है। उसी प्रकार मैं इस पे सोच रहा हूँ कि अभी ऐसा एक मॉड्यूल बना दिया जाए कि इसको ये क्रॉस करने के बाद वो पक्का एजेंट हो जाएगा, मतलब आराम से
प्रोडक्टिव एजेंट हो जाएगा। हालांकि मैंने एजेंट इतने अपॉइंट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एज ऑन डेट मेरे 94 आउट ऑफ 132 94 ही एक्टिवाइज है फॉर द ईयर। ठीक है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं मैक्सिमम एक्टिवाइज उनको कैसे करूं, मैक्सिमम लोगों को। और जैसे आपने बताया तो इनको मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता हूं सर, जैसे वो पास होता है तो और दूसरी बात जैसे आपने अभी बताया ना कि यूआरएन का फॉर्म दिखाओ या ये दिखाओ, मेरी एक आदत है सर कि मैं पेंडिंग यूआरएन बिल्कुल नहीं रखता हूँ। मान लो मुझे किसी बंदे ने आज डॉक्यूमेंट दिए तो मैं सोने से पहले वो अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें डिले करता हूं तो मैं समझता हूं, मैं खुद को धारा 302 का गुनहगार समझता हूं इसमें, अगर मैं डिले करता हूं तो। मेरे दोस्त का भी रहे किसी का, उसने कहा कि ये कर दो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको उसमें डिले करने के लिए। तो यही मैं पास होने के बाद भी करता हूं। जब जैसे बंदा वो पास होके आता है तो उसको मैं कम से कम 3 प्लान सिखाता हूँ, 914, 915 और 936, और उससे कहता हूँ कि अगर तू खुद एक कस्टमर है ऐसा समझ के, मैं जो एक एजेंट हुआ तेरे सामने बैठा हुआ, ये तेरे को समझना है, और फिर आखिर में बताना है कि तू खुद अगर कस्टमर है तो कौन सा प्लान लेगा और क्यों। ये मैं उसको पूछता हूँ। और 2 ऐप डाउनलोड कराने को लगा तो उसको LIC ऑल इन वन कैल्क और दूसरा है लीडर। पहले सिटिंग में 3 ही प्लान सिखाता हूँ, उसके बाद फिर और 3 सिखाता हूँ, ऐसा करता हूँ। और फिर उसे वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट वगैरह वो सब सारी चीजें। यस यस, एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर। बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उसको, लेकिन वो काम नहीं कर पाता है। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसका पोटेंशियल है वो फेल हो जाता है, और जिसने मार्क्स अच्छे अटेंड किए हैं वो सिर्फ एक एकेडमिक अवार्ड की तरह रखता है उसको, और फिर काम नहीं कर पाता। तो जैसे अभी आपने सवाल पूछा था, यही सवाल मैंने प्रशांत सावंत सर से भी किया था, और उनका मानना यह था कि जैसे आप उसको फॉर्म फिलअप करते हो स्पॉन्सरशिप का, उसी वक्त उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दो। तो मैंने ये बाय रूल नहीं किया है, लेकिन हमारे एक दोस्त है पुणे के, श्री गणेश जी भुजबल, बहुत बढ़िया काम है सर उनका, 2.71 लेटेस्ट कॉस्ट रेशियो है। यस, तो उनकी ये आदत प्रोबेशन से रह चुकी है कि जब तक वो बंदे को 4 ट्रेनिंग्स नहीं देते तब तक उसको एग्जाम में नहीं बिठाते। तो ये भी बहुत बढ़िया जरिया है। यस यस, हालांकि मैं अब ये मतलब हर एक को नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है वो उस कैपेसिटी का है, पोटेंशियल का है, तो ही कर रहा हूँ। एज सच रूल नहीं किया है उसको, रूल नहीं बना दिया है। यस, ठीक है। तो मतलब सर ये आपके पास एक बार टीम आ जाती है ना, तो यू कैन अफोर्ड टू बी चूजी, ऑफ कोर्स। तो आज अभी आपके पास 132 जो एजेंट है वो एक्टिव है? नहीं सर, 132 ऑन रोल है, ऑन रोल है, 94 एक्टिवाइज है उसमें, 94 एक्टिव है उसमें, 94 एक्टिव, और 2 शतक हो चुके हैं ये फाइनेंशियल में। और एक MDRT पिछले कैलेंडर ईयर में हुआ है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया यूआरएन वगैरह, वो उसका मैंने पूछा। अभी आपकी रोज की एक्टिविटी क्या है? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया सर कि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे मैं तैयार होके ऑफिस में बैठता हूँ। जो भी ये मेरा एक सौभाग्य है कि ब्रांच प्रीमाइसेस में ही मेरा SBA का काउंटर है। तो हाँ, तो कभी कभी वॉक इन एजेंसी भी आ जाती है, या रेफरेंसेस भी अच्छे आ जाते हैं। और दूसरी बात जो है सर, मैं दिन भर जो रहता हूँ, जैसे बताया, मेरे सामने मेरा असिस्टेंट NB का देख लेता है। ठीक है, तो मेरा प्राइमरी फोकस रहता है कि आज कुछ URN है क्या, आज कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है क्या, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या फिर IC38 ट्रेनिंग हो, इस पे मैं फोकस कर सकता हूँ अभी। ठीक है, जो अर्लियर उतना नहीं करता था। यस। अच्छा, हमारे साथी जो है, आपका जो IC38 बुक है वो कितनी भाषा में है? सर वो अब तक 3 भाषा में है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। इसकी कहानी भी एक रोचक है सर। ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ट्रांसफर ली थी, तब मैं मतलब उससे पहले 1 साल तो मैंने रिक्रूटमेंट ही नहीं किया था, तो तब तो मुझे पता ही नहीं था कि IC38 होती क्या है। उस जमाने में IC33 हुआ करती थी। और जैसे मैं ट्रांसफर लेकर आया, सिलेबस चेंज हो चुका था। मेरी जो पहली बैच थी, मैं 1 सितंबर 2014 को आया, 3 सितंबर को मैंने 16 URN सौंप दिए थे हमारे ATC प्रिंसिपल मैडम के हाथ में। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मटेरियल तो अवेलेबल नहीं था, इवन लैंग्वेज जो थी
वो हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल थी, ठीक है। तो फिर मुझे एक विद्यार्थी बनकर खुद को पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं एग्रीकॉस हूँ, तो नोट्स निकालना एक आदत है मेरी। तो मैं सोचता था कि यार किसी बंदे का हाथ में अगर मैं 450 पेजेस का किताब थमा दूं और कह दूं कि ये पढ़ लेना और एजेंट बन जाना, तो वो कहेगा सर अगर मैं इतना होशियार होता तो क्या मैं एमपीएससी नहीं कर लेता, है ना। बराबर है। तो पहला प्राइमरी मेरा फोकस ये था कि मैं उसको कम से कम पेजेस में पढ़ाऊं। तो फिर बराबर। मैंने डीटीपी कर ली 30 पेजेस की, वो देता था। धीरे धीरे वो मेरे ब्रांच कलीग के पास आ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक किताब निकालो इसकी। तो मैंने मराठी में किताब निकाली। तो फिर हमारे जो पुणे के जो दोस्त है, सुमेध मोकले, किरण होलकर, या फिर अमित धनु, इन्होंने कहा कि बहुत सारे सिटियों में तो इंग्लिश ही चलती है, मराठी नहीं चलती, तो खाली आप ट्रांसलेट कर लो, ऑलरेडी आपने मराठी में तो प्रिपेयर ही की है। तो ओके। फिर वो वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी, सॉरी। और फिर जो उत्तर भारत के जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब थे, जैसे नेगी साहब है, बाद में इंदौर के एक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, उन्होंने कहा आप आपको तो और आसान है, आप सिर्फ इसको हिंदी में कर दीजिएगा। तो बराबर है। वैसी वो जर्नी रही सर। पहले मराठी में था, हिंदी, अब सॉरी मराठी, इंग्लिश और हिंदी, इस तरह से। यहाँ वो पर A4 साइज, कलरफुल, 30 पेजेस ओनली। और ये मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ, पढ़ाया हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं करके मैं रिकमेंड करता हूँ। यस, ये मतलब कोई कुरियर से मंगाएगा तो आप दे सकते हो? यस सर, बिल्कुल। मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है जो अभी आप देख रहे हो पीपीटी पे। अगर आप इस पे सिर्फ आपका वो नंबर, मतलब आपका नाम, पूरा एड्रेस, प्रिफर्ड लैंग्वेज और कितनी क्वांटिटी चाहिए ये लिख दो, तो मैं आपको वो भेज सकता हूँ। यहाँ पर ठाणा में थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सर इसका, मैंने किसी के पास दी नहीं है बुक्स। तो जिसको भी होनी है तो वो मुझसे। आज तक सर करीब 11,000 कॉपीज बिक चुकी है सर इसके, और 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ। ओके ओके। और ठाणा में यहाँ पर अभय Yes, पाटिल जो है, जो आपके बुक्स रखते हैं। हाँ, अभय पाटिल सर, यस 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 यस, तो उनसे मैंने यस लिया सर, था आपका यस बुक, तो तब से मुझे मालूम यस है। यस यस आपका नाम यस बहुत यस। सुना है, बहुत लोगों में आपका नाम जो है वो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं आप। और ऑल लोगों का ओवर प्यार है इंडिया, सर जो ये। ऑल ओवर इंडिया आप फेमस हो। तो नहीं नहीं, लोगों का प्यार है सर। बिकॉज ऑफ दिस बुक, ये बुक के कारण ज्यादा फेमस हो। और अभी आपने वो पराक्रम भी किया है, काफी सारा अच्छा आपने डेवलपमेंट किया है। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इतना कर सकते हो माय डियर फ्रेंड अमर जी, अगर आप इतना कर सकते हो तो मेरा एक ये है कि एक रिकॉर्ड बना दो। और इस साल में, यस पूरे साल में, या आप चाहे तो और एक साल ले सकते हो, जो भी है, लेकिन 1000 एजेंट्स अपॉइंट करो, यस ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए। यस और यस। क्योंकि आप ये लॉकडाउन के दरमियान अगर 93 कर सकते हो, और कितने यूआरएन किए थे आपने? 365? हाँ, मोर देन 350। मोर देन नहीं, ये मतलब मैंने 2014 से लेकर कह रहा हूँ, अभी तो 132 प्लस है। यस यस हाँ, तो उन्हें भी आप वापस कांटेक्ट करोगे तो आपका वैसे भी और 100 तो ऐसे ही आराम से हो जाएगा आपका। तो यस वो तो यस 100 आपके पास है ही है। कुछ रीइंस्टेट वाले बंदे होंगे तो उसको भी कर सकते हो। तो मार्च में वैसे भी हम लोगों को बोला जाता है कि रीइंस्टेट करो, तो वो भी हम यस लोग कर सकते हैं। तो वैसे कुछ 50 एक तो रीइंस्टेट से अपॉइंट हो जाएंगे आपको, तो उसमें से और बढ़ जाएंगे करते करते। आपका मतलब लगभग देखा जाए तो 300-400 तो ऐसे ही बनेंगे आपके। और अभी बस और थोड़ा सा धक्का मारना है, और 50% और भी आपको करना है, तो आपके यस 1000 यस, हो जाएंगे। और 1000 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी बोल सकते हैं करेंगे कि सर, यार हमारा एक एक बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल एक कोशिश एक करेंगे। कोहिनूर हीरा है हमारे पास, जो 1000 जिसने एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, उसका मजा ही अलग रहेगा, एक अलग चीज रहेगी। यस यस और वो करना चाहिए। और अब ये इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं ये खत्म कर रहा हूँ। और आपको मैं आगे बहुत काम यस। शुभकामना देता हूँ। यस सर, बोलिए बोलिए। तो एक सेकंड सर, आपने जैसे कहा कि ईश्वर की कृपा है और आप जैसे के सभी लोगों के ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मैं सोचता हूँ कि इतनी कॉस्ट होने के बावजूद जो मैं इतने, आपने जैसे कहा कि ऑल ओवर इंडिया बुक भी सर जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ केरल तक, या कश्मीर से लेकर आसाम तक गई है। और तो इसलिए मैं आप सारे सभी दोस्तों का, आप जैसे सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन सभी के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत मैं दिल से ऐसा मानता हूँ कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है। और यही और एक ये मेरी मान्यता है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी चीज दोगे
तो 10 गुना वापस आपके पास वो लौट कर आएगी, ये मैं मानता हूँ और ये मैं अनुभव भी कर रहा हूँ, ना मानता हूँ बल्कि अनुभव भी कर रहा हूँ। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को रॉकिंग मार्च के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फिर से राजेश सर और मीना सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। विद दिस एंड मतलब विद दिस नोट मैं एंड भी इस तरह करना हूँ। वापस एक बार सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नंबर मैंने अभी इसमें डाला है 8779648886, मैं चाहता ये जोत से जोत जगाते चलो, ये जो कार्यक्रम है ये और बढ़े। मैं अमर जी आपसे भी कहना चाहूंगी कि आपके सुपर 30 वाले मेंबर जो है उन्हें वहां पर शामिल किए, ताकि हमें यस सर, कुछ ना कुछ मिलते रहे। और मैंने आपको ऑलरेडी रिक्रूटमेंट 1 में आपको मैंने शामिल किया ही है, यस यस तो आप जो यस सर, भी आपके पास मटेरियल है वो उसमें आप डालिए, ताकि मैं और उसको फॉरवर्ड करते जाऊं। और यस सर, यस ये जो हमने एक मूवमेंट चालू की है, रिक्रूटमेंट होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो रिक्रूटमेंट की बदौलत स्ट्रांग होना चाहिए। रिक्रूटमेंट ही उसे बचा सकती है, रिक्रूटमेंट ही उसे आगे ले जा सकती है। तो यस यस यहाँ पर हर एक आदमी जो है वो अनिल झा बन सकता है, वो विनोद ठोले बन सकता है, वो अमर बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो हरीश गुप्ता भी बन सकता है। तो ऐसा हम लोग बन सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड यस वी हैव दैट बर्निंग डिजायर इन इट। जैसे मैं यस ये यस चीज लेके चल रहा हूँ कि मेरी जो कॉम है उस कॉम में ये यस प्रसारित कर रहा हूँ मैं, ताकि जोत यस से यस जोत जगाते चलो वो यस होना चाहिए। और मैं एक मानता हूँ कि एज अ राजेश यादव, आई एम नॉट अ राजेश यादव, आई एम अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। तो यस यस एक आपकी पंचलाइन भी आदमी वही जो है। है उनकी डेवलपमेंट करना, ये एक मिशन मैंने लिया है और यस उसी से यस हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी कि आपने यस टाइम हमें दिया यस और बहुत सारी बातें बताई। हालांकि समय की पाबंदी की वजह से आपका जो पूरा ये था वो हम लोगों को कटेल करना पड़ा। नो यस मतलब उसका ठीक है, लेकिन फिर यस भी मैं वापस एक बार दोहराता हूँ कि आपका 1000 जो है वो यस सपना मैंने मतलब होना चाहिए। ये मेरा सपना है अभी, ऐसा मान के चलो, क्योंकि आप उससे बहुत नजदीक हो, यस यस हम बहुत दूर है, लेकिन आप बहुत नजदीक हो, तो पहले आप होना चाहिए। और आप जल्द से जल्द उस पादान पे, उस एवरेस्ट पे आप जाओ। यस और बहुत जल्द मौका मिलेगा, ताकि हम लोग ऑफलाइन मीटिंग जब हमारी होगी तब आप हमारे पहले वक्ता होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अरे बाप रे, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। वेरी मच। विद यस दिस यस नोट वी आर एंड अप। भवानी जी, आपका भी अब आज 100वां एपिसोड है, उसके लिए धन्यवाद। मतलब उससे भी आपका आपका धन्यवाद भी, आपका आभारी भी है, क्योंकि आप भी एजेंट्स के लिए कर रहे हो। और यस रिक्रूटमेंट ड्राइव में मैंने वो सारी भवानी जी का वो जो 100वां आज का है सेंचुरी वाला जो है, अभी 9 बजे शुरू हो जाएगा, वो मैंने डाला है। जरूर अपने एजेंट्स को भेजना और अपने एजेंट्स को बोलना कि वो सुने। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, सी यू। सर, थैंक यू भवानी सर। यस यस यस, थैंक थैंक यू यू, थैंक Thank यू, you, dear. All थैंक the यू, best. थैंक यू, यस थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।